हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के मोस्ट 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मोस्ट 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरली आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन क्या है कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छी तरीके से रट लेने हैं, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम दिया जाए तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही करके आओ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के चलते हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट ही क्वेश्चन अपने पास है कि दलदली भूमि से निकलने वाली गैस हैं। तो दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों मीथेन गैस। कौन सी निकलती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होना से थकावट का कारण है? तो यहाँ पर किसके कारण हो जाती है थकावट? लैक्टिक अम्ल के कारण। और आपको पता होगा कि ये लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दूध में। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ पर है कि अंगूर में अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किन्न वन का उदाहरण है। तो किन्न वन के उदाहरण आप देख लीजिए कौन कौन से? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सभी क्या है कि किन्न वन का उदाहरण है। ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नेक उड़ान वाली, यहाँ पर नेक उड़ने वाली छिपकली है। तो नेक उड़ने वाली छिपकली कौन सी है दोस्तों? वो हो जाएगा डैक्रो। कौन सी है? डैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक पूछा गया है तो ये हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस मत कर देना, 0 डिग्री केल्विन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा रेडियो एक्टिवता की। यहाँ पर रेडियो एक्टिवता, ठीक है, जो कि क्यूरी इसका एक मात्रक है। इकाई को अपन मात्रक भी बोलते हैं। ठीक है, मात्रक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है खाना पकाने, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। तो आप ध्यान रख लीजिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि खाना बहुत जल्दी से पच वहाँ पर जो कि बन जाएगा। ठीक है, जो कि बन जाएगा या पक जाएगा। ठीक है, पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जैसे ही अपन रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलेंगे तो ये क्या है कि बढ़ जाएगा। उसका जो तापमान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रासायनिक उद्योग में जो तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है वो कौन सा अम्ल है? ठीक है, वो कौन सा अम्ल है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए, रासायनिक उद्योग में जो तेजाब मूल रासायन माना जाता है तो वो कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो होता है सोडियम एंजोएट। सोडियम यहाँ पर बेंजोएट हो जाएगा, एंजोएट नहीं, बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर एंथीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाला हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि होती है इसका फॉर्मूला N2O। ठीक है, N2O। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, कई बार आपने NO भी देखने को मिलेगा, N2O नहीं देखने को मिलेगा तो NO देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यहाँ पर अपवर्तन के कारण नहीं होती? तो वो है लाल विस्थापन। लाल विस्थापन के कारण नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल विस्थापन के कारण क्यों नहीं होती? जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो कौन करता है? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा से हल्की गैस का उदाहरण है। तो हवा से हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हवा से भी हल्की गैस है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। तो आपके पास हवा से भारी गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस होती है मीथेन गैस, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये कुकिंग गैस में होती है प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि चमकने वाला व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की जो तिल्ली बनती है उसमें जो आगे का मसाला बना होता है ना, इस तरीके से आपको देखा होगा, इस तरीके से एक माचिस होती है, यहाँ पर ये मसाला होता है, तो ये मसाला किसका बना होता है? फास्फोरस का, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में, यहाँ पर फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का होता है, या आपको एथिलीन गैस मिलेगा, एथिलीन, जो कि इसका क्या है कि बोलते हैं कि ये दूसरा नाम है, एसिटिलीन का हो या एथिलीन का हो एक ही बात है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जीवाश्मों की वायु निर्धारण की विधि कौन सी है? तो कौन सी है? कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? जैसे आपको देखा भी होगा, अपने पास एक लालटेन होता है इस तरीके से, अगर वो लालटेन होता है देखो इस तरीके से होता है, और यहाँ पर एक बात लगी होती है, ये एक बात है, यहाँ से वो जो कि अपन जलाते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ से यहाँ तक तेल किस तरीके से चढ़ता है? तो ये किस कारण करता चढ़ता है? केसी कातों के कारण, केसी कातों के कारण आपको ध्यान रखना है। कई बार बारिश में बहुत कम बारिश होने के कारण आपको देखा भी होगा, जो किसान खेत जोतते हैं वो क्या है कि एक पूरा यहाँ पर वो होता है डला, वो अपन बोलते हैं कि जिसको डला, ठीक है, वो क्या है कि पूरा ही क्या हो जाता है? आला हो जाता है, गीला हो जाता है। किस कारण होता है? केसी कातों के कारण। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसके कारण वहां तक पानी पहुंच जाता है। तो ध्यान रख लीजिए आप। लालटेन में तेल बत्ती में किस कारण चढ़ता है? तो केसी कातों के कारण ही चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? तो यहाँ पर कौन सी गैसों से सांस लेते हैं? वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण, ऑक्सीजन O2 प्लस हीलियम का मिश्रण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कौन सी गैस नोबल गैल है? नोबल गैल है, तो वो हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ पर है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है दोस्तों 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों रतन जोत का। कौन से का होता है जो कि बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कौन विद्युत का कुचालक है? तो वो जाएगा लेड, लेड ही विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? मिट्टी के तेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो तीनों अवस्था में पाया जाता है, जो कि H2O। देखो आपको मैं बता देता हूँ, H2O को मतलब होता है पानी, जो कि पानी क्या है कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर उसकी बात की जाए पानी की ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में तो होती है बर्फ, जो कि आपको पता है पानी ही होता है। अगर मैं बात करता हूँ द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पानी को अगर मैं देखता हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर द्रव की बात करते हैं तो वो क्या होगा? पानी ही हो जाएगा, जल ही हो जाएगा। और अगर मैं वहाँ पर गैस की बात करता हूँ, तो अगर मैं इस पानी को गर्म करने पर क्या है कि वाष्प बन जाता है। जो वाष्प होता है वो क्या है कि किसके उदाहरण में आ जाएगा? ये हो जाएगा गैस के उदाहरण में। तो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है H2O, मतलब कि जल। जल का रासायनिक सूत्र है आपको पता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वायु क्या है? यहाँ पर वायु एक मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो ये है एक मिश्र प्रकार की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रकृति में कौन, यहाँ पर है प्रकृति में कौन न ही तत्व हैं और न ही यौगिक हैं? ना तो वो तत्व हैं ना ही वो यौगिक हैं, तो वो हो जाएगा वायु। ना तो वो तत्व है और ना ही वो यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती हैं। जो पदार्थ हैं
उसकी चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा, प्लाज्मा कहलाती हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, तो एक यौगिक हो जाएगा रेत यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है, ध्यान रखना है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, जिसको अपन कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको शुष्क, इसमें इसको क्या बोलते हैं? बुझा, बुझा, बुझा शुष्क, बुझा शुष्क, शुष्क चूना बोलते हैं, जिसको भुजा शुष्क चूना भी इसका नाम है। ठीक है, या इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग। मैं आपको इसलिए वजह से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जितना भी मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है कि घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, उल्टे सुल्टे नाम देकर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, वो ये कैसा है, यौगिक है, क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बारूद आता है मिश्रण के, मिश्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है दोस्तों। यहाँ पर है हीरा क्या है? तो ये भी हो जाएगा एक तत्व है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि शुद्ध, शुद्ध शुद्ध तत्व है, जो कि शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम, सोडियम है शुद्ध तत्व। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम यहाँ पर आपके पास आ भी जाए, सोडियम तथा पोटेशियम, पोटेशियम जिसको दोस्तों केरोसिन के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों सोडियम और पोटेशियम क्या है कि बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे क्या है कि वायु में जैसे ही इसको अगर मैं वायु के साथ बाहर रखता हूं, तो ये क्या है कि आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन यहाँ पर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो वह कौन सा वैज्ञानिक है? जॉन यहाँ पर है जॉन डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक आवेश रहित कण है? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। कौन सा है? न्यूट्रॉन। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो हो जाएगा थॉमसन, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? तो हो जाएगा गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो आपको यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन का कर लिया पता, प्रोटॉन का कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का बच गया है। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपने बताना है कि इसका खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन का कमेंट कर कर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना, एक बहुत आसान ही क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। ठीक है, जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वह वैज्ञानिक का नाम जो पोजिस्ट्रॉन के खोज करता है, तो वो एंडरसन, जो कि पोजिस्ट्रॉन के खोज करता है। परमाणुविक नाभिक की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो डी ब्रोगली हो जाएगा, डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये की थी हेनरी बेकरल ने, हेनरी बेकरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा किरणों किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो किरण हैं उनके खोजकर्ता कौन है? तो आपको कौन है दोस्तों? रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा किरणों के जो खोजकर्ता हैं वो हो जाएगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट एक मिनट ये दब गया खटका एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि परमाणु बम के आविष्कारकर्ता कौन है? आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक हैं, ये ऐसे पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है परमाणु बम के आविष्कारकर्ता कौन थे? ओटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग के द्वारा किसके वायु का निर्धारण करते हैं? तो वो करता है जीवाश्म का, जीवाश्म का निर्धारण करता है। यहाँ पर है कि यहाँ पर है वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन किसमें करता है? रदरफोर्ड तथा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता है, कौन प्रतिपादन करता है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड तथा साडी। यहाँ पर ये भी एक वैज्ञानिक का ही नाम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पृथ्वी की वायु निर्धारण किसके माध्यम से की जाती है? तो किसके माध्यम से की जाती है वायु का जो निर्धारण किया जाता है, वो किसके माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किस संयंत्र के द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संयंत्र के द्वारा। ठीक है, ये जो कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से, वो कौन सी विधि के द्वारा होती है? नाभिकीय संयंत्र के द्वारा। ठीक है, एक तो होता है नाभिकीय संयंत्र और एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विखंडन का मतलब होता है कि एक अगर बहुत बड़ा टुकड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना। और यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ नाभिकीय संयंत्र की, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा टुकड़ा बनाता है। ठीक है, वो क्या है कि एक बड़ा टुकड़ा बनाता है, तो इसको ही नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। दोनों को आप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंथन का काम करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ है? भारी जल। और कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों D2O, D2O, जिसको भारी जल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीले लिटमस पेपर को लाल लाल कर देता है, लीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? जो लीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है। तथा यहाँ पर अगर वो कोई लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, उल्टा कर देता है, अगर लाल को नीला कर दे तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, क्षार। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, आप बिल्कुल आराम से याद रख लीजिए। यहाँ पर है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, उल्टा भी बता रहा था, तो उसको भस्म बोल देते हैं, और भस्म को ही अपन क्या बोलते हैं? क्षार। तो आप ध्यान रख लीजिए, भस्म क्षार दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो वो होता है खारा। कैसा होता है? खारा, खारा तथा कड़वा। आपके ऑप्शन में कभी ना मिले तो आप ध्यान रख लीजिए, कड़वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसने पीएच का मान का निर्धारण किया? तो पीएच होता है, जो पीएच स्केल होती है आपने पता है, तो उसका निर्धारण किसने किया? तो वो क्या था? सारसन ने। सारसन ने इसका निर्धारण किया था। देखो पीएच स्केल होती है, आपको मैं बता देता हूँ। एक पीएच स्केल यहाँ से 1 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है वो स्केल। ठीक है, ये स्केल होती है इस तरीके से, ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पर जो होगा बीच में पॉइंट, वो होगा 7। 1 से अगर 7 की बात करता हूँ तो वो कहलाता है अमल। अमल 1 से 7 तक का पीएच होगा तो होगा अमल, और 7 से और 14 तक होगा वो होगा क्षार। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा उदासीन। उदासीन। तो आप दोस्तों ध्यान रख लीजिए, मैं आपकी क्लियर करने के लिए ही बता रहा हूँ कि जो पीएच स्केल होती है वो किस तरीके से होती है। आपके पास पूछा भी जा सकता है कि पीएच स्केल में कितने तक का मान होता है, तो 1 से 14 तक, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दूध का पीएच मान कितना होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, दूध का पीएच मान अभी कई बताएंगे अपन, जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा ये 6.6, 6.6 पीएच मान होता है किसका? दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? रक्त का पीएच स्तर कितना होता है दोस्तों? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वायु से हल्की गैस कौन सी है? वायु से हल्की गैस अमोनिया है। ठीक है, वायु से हल्की गैस हाइड्रोजन भी है, अभी आपने बताया भी था शुरू में ही, हाइड्रोजन। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273, -273 सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, या आपके पास ये ऑप्शन में ना मिले तो दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन को ही क्या है कि परम ताप कहते हैं। ठीक है,
ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? बेर्जिलियस। कौन है? बेर्जिलियस उत्प्रेरक के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, जलकर क्या है? ऊष्मा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ईंधन। उसे क्या कहा जाता है? ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस में पाया जाता है मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाया जाता है, तो मीथेन हो जाएगा। तो गोबर गैस में पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है? मीथेन है। ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस में पाए जाने वाला मुख्य मुख्य गैस कौन सी है? तो हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा CO+H2 का। CO+H2 का। यहाँ पर CO का मतलब है कि कोबाल्ट। ठीक है। कभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड समझो, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा गैस किस रूप में होता है? तो वो होता है द्रव अवस्था में। ठीक है। द्रव रूप में होता है। कभी आप समझो कि यार वो गैस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में जो सिलेंडर होता है। नेक्स्ट अपने पास है कि कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है? तो ये होता है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रॉकेट रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रणोदक। ठीक है। यहाँ पर मुड़ नहीं रहा, आप देख लीजिए। अति मुलायम खनिजों टाल्क मुख्यतः हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है C2CaSO4, यहाँ पर डॉट टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा H2O। ठीक है। अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, अगर आपके पास पूछ लिया जाए जिप्सम का, यहाँ पर देखो, एक मिनट भाई, ये देखो टू, यहाँ पर टू नहीं होता है। ठीक है। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा कि तो आपके पास यहाँ पर जैसे देख रहे हो इस तरीके से लिखा होगा, या आपके पास इसका जो फॉर्मूला होगा CaSO4, तो ये हो जाएगा 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? या तो आपके पास ये मिलेगा 2SO4, टू से टू मतलब पहले यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, अगर यहाँ पर लगा हुआ ना मिले तो ये जो हाफ H2O मिलेगा। ठीक है। और जिप्सम के सूत्र की बात करते हैं तो ये होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है। रासायनिक सूत्र आपके पास पूछ लिया जाता है तो कैल्शियम, यहाँ पर इसको अगर बोलें तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सबसे भारी धातु हैं, तो वो हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य किस्म का कोयला होता है, ये होता है बेटुमिनस। बेटुमिनस जो कि सामान्य किस्म का कोयला होता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो हीलियम नहीं होती है। प्राकृतिक प्राकृतिक रकड़ एक बहुलक है, जो कि यहाँ पर प्राकृतिक, यहाँ पर रकड़ लिख दिया गया है लेकिन ये है रबड़। रबड़ देखो मिसप्रिंटिंग बहुत आ रही है। ठीक है। कोई बात नहीं है। रबड़ ध्यान ये रखिए, रबड़ एक बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रेन का। आइसोप्रेन का। आइसोप्रेन का ही एक बहुलक है। ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर है विस्फोटक, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है ये एक एस्टर है, एक एस्टर। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। यहाँ पर आपके पास है कारखानों से ही क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ये वायु को क्या है कि गंदा कर देता है और जिससे अम्ल वर्षा कर हो जाती है। और अम्ल वर्षा से क्या है कि जो खेती होती है वो भी क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है, आपको पता होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मंत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का ही एक कारण है। धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? विद्युत का मंद चालक कौन सा है? सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यशद पुष्प कहलाता है, यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वह धातु जो एसिड एवं एकली एकली यहाँ पर है एकली के साथ क्रिया करके
हाइड्रोजन निकालती हैं, तो वो हो जाएगा जिंक, जिसको Zn से दर्शाते हैं, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आराम से पढ़ देता हूँ अब इनको। किन कारणों से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण के द्वारा, अल्फा कण के द्वारा। ठीक है, अल्फा कण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो कौन सा रह सकता है? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन है? यहाँ पर आपके पास बोस ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, जगदीश चंद्र बसु, जिसको बोस लिख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर थॉमसन ने की थी। आवेश रहित कण है, कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है आवेश रहित, इस पर कोई आवेश नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन पर तो क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि देखो जो होता है प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो कि होता है न्यूट्रॉन, इस पर कैसा भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ये होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पर है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो ये की थी जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने की थी। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह कहा था कणाद ने, कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होती है, तो ये होती है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु और यहाँ पर हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उपधातु। जिसमें दोनों धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाता है, धातु और अधातु, तो उसको कहते हैं उपधातु। तो दोस्तों आज का आपको कमेंट करके क्वेश्चन बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। वैसे मैं आपको इस वीडियो में तीनों ही क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगर आपको याद हुए हैं तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता यह हैं, प्रोटॉन के खोजकर्ता यह हैं और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता यह हैं। ठीक है, आपको सभी को बताना है, अगर आपको याद है तो आपको जरूर बताना है। वैसे तो मैंने ये वीडियो ट्रिक से भी याद करवाए हुए हैं, अगर मेरे आपने कभी पीछे की वीडियो देखी हो तो। आपको वीडियो अगर आपकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।